फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। बिहार हिस्ट्री का है। आपको बता दें, हम लोग पहला और दूसरा वीडियो में टोटल बिहार परिचय और शिशुनाग वंश इतना टॉपिक क्लियर किए थे और इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी और बिहार एसआई यानी बिहार के तमाम एग्जामों में, उन सभी हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल को करने वाले हैं। तो अगर आप लोग थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो सभी सवाल आपसे हो पाएगा। आप लोग भी पहले सवाल का आंसर लगाते रहिएगा, फिर देखिएगा कि आपका कितना टोटल सही हुआ। तो आइए एक एक सवाल उठते हैं। तो पहली बात की पहला सवाल है, देख सकते हैं बिहार एसआई पीटी का सवाल है। बोला है कि बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता के कारण किस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। यानी कि आप सभी को पता होगा कि बिहार किसके अधिकता के कारण पड़ा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बिहार के विषय में प्रथम प्रारंभिक जानकारी किस वेद या ग्रंथ से प्राप्त होती है। वेद बोलेगा यजुर्वेद, वेद बोलेगा यजुर्वेद, ग्रंथ बोलेगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अतिरिक्त बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस अन्य संहिता से मिलती है। तो यजुर्वेद से। वेद बोलेगा तो यजुर्वेद, अगर ग्रंथ बोल देगा तो आप सभी को शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, यह यजुर्वेद का ही ग्रंथ है, आप सभी को पता होगा। सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 12वीं सदी के दौरान बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था। तो यानी कि 12वीं सदी के 1197 में बिहार पे आक्रमण किए थे बख्तियार खिलजी, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। यह जो परीक्षा में बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है 5 नंबर के, बिहार पे तुर्की आक्रमण के इतिहास के प्रमाणिक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो एक तबकाते नासिर नाम का पुस्तक है, जिनको लिखे थे मिनाजे सिराज। इनके किताब में लिखा गया था कि तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने सबसे पहली बार 1197 में बिहार बंगाल पे आक्रमण किए थे। तो इसी से जानकारी मिलती है बिहार की जानकारी का 3 सोर्स है, जैसे आप सभी को बता दें। पहला तो यह बुक है, दूसरा बात यजुर्वेद है, और तीसरा बात शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये बात आप लोग याद रखना। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इतिहासकार मिनाजे सिराज। देखिए मिनाजे सिराज उसी पुस्तक को लिखे थे जिसमें बिहार शब्द का उल्लेख है। तो यह जो है तबकाते नासिर, प्रीवियस सवाल जो किए उसी सवाल पे है, 2020 के बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। अगला सवाल है, बिहार के किस पूरा पसार कालीन स्थलों से पत्थरों के औजार। तो पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी, चाकू जेठियन गया से भी, मुंगेर से भी, नालंदा से भी, तीनों से मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल जेठियन वर्तमान में गयाजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2018 में पूछा है। नेक्स्ट है, बिहार में मध्य पाषाण काल के दौरान मानव निवास के साक्ष्य कहाँ पे मिला है। तो मध्य में बोलेगा तो मुंगेर, मध्य में बोलेगा मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। आइए आपको अगला सवाल की तरफ बढ़ाते हैं। नवपाषाण काल के प्रसिद्ध स्थल चिरांद जैसे ही बोला सारण में, चिरांद बोलेगा सारण में, सेनुवार बोलेगा रोहतास में, चेचर बोलेगा वैशाली में, और चिरांद बोलेगा सारण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैशाली में क्या होगा, चेचर, रोहतास में सेनुवार, याद रखना। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस नवपाषाण कालीन स्थल से देश भर में चर्चित हड्डी के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। वहीं सारण में कौन सा जगह से, चिरांद, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है कि नवपाषाण कालीन अवशेषों के लिए
प्रसिद्ध स्थल यानी चेचर, अभी तुरंत बताएं। चेचर बोलेगा, चेचर है वो आपके वैशाली में। वहीं पे सेनुवार बोलेगा तो रोहतास में। तो इसमें चेचर बोला है किस जिले में, तो चेचर होगा सारण में होगा नहीं, चिरांद है वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मनेर। मनेर छूट गया था, यह पटना में है, वर्तमान पटना में। किस जिले में स्थित है जहां से नवपाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में सेनुवार होगा। आइए अगला सवाल, नवपाषाण कालीन स्थल सेनुवार, देख सकते हैं सेनुवार बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया में तो होगा नहीं, गया में ताराडीह, गया में कौन सा होगा, ताराडीह। नालंदा तो होगा नहीं, रोहतास, इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा, सेनुवार रोहतास में। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल ताराडीह, तो ताराडीह गया में, जिसका वर्तमान नाम गया जी, ऑप्शन नंबर बी, बिहार अमीन एग्जाम में पूछा हुआ है। टॉपिक है बिहार के सीमावर्ती जिला। तो सबसे पहले बता दें इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले, यह जो मैप देख रहे हैं बिहार का, तो सबसे पहले तो देखिए इधर उत्तर में नेपाल है, इधर उत्तर में नेपाल है। टोटल इससे 7 जिला लगा हुआ है। फिर इधर आइएगा तो इधर 3 जिला है, इधर 8 जिला और इधर भी 8 जिला, यानी इधर झारखंड है दक्षिण में, इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और इधर पूरब में जो बता दिया आपको पश्चिम बंगाल है। तो टोटल पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट, नेपाल से 7, वहीं जो नीचे की तरफ झारखंड से 8 जिला और इधर 8 जिला। नेपाल से कौन कौन लगा है 7 जिला, तो फर्स्ट पे किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और 3 जिला इससे लगा है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 3 जिला इससे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। 8 जिला इससे कौन कौन, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ठीक है, इधर भी 8 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान और एक पूर्वी चंपारण है, सॉरी पश्चिमी चंपारण है। टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट इधर से लगा हुआ है। सवाल यह भी पूछेगा, चलिए आपको आगे कराते हैं बाकी सवाल। तो पहला सवाल है बिहार के कितने जिले उत्तर में नेपाल, तो नेपाल में भी तुरंत बताएं 8 डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल में 3, झारखंड में नेपाल में 7, नेपाल में 7 और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 3, झारखंड में 8, उत्तर प्रदेश में भी टोटल 8। तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में 7 जिला, जो कि बीपीएससी पीटी का यह सवाल है, इसका आंसर भी बी होगा। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसके साथ कौन कौन करता है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए सीतामढ़ी बिल्कुल है, मधुबनी बिल्कुल है, इसके बाद पूर्णिया नहीं है, पूर्णिया हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सीमा को भी स्पर्श करता है। जैसे इधर आइएगा तो यहाँ पे जो किशनगंज है यह पश्चिम बंगाल से भी लगता है और नेपाल से भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस कौन सा आंसर होगा, किशनगंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पूरब दिशा, यानी पूरब इधर की बात हो रही है, इधर की बात हो रही है पूरब दिशा। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार के कुल कितने, तो आपको 3 बताएं। पहले में किशनगंज, दूसरे में पूर्णिया, तीसरे में कटिहार। तो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। फर्स्ट में होगा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सॉरी करता होगा लिखा है, स्पर्श करता है, ये तो होगा नहीं, कटिहार, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं बाकी जो है बांका भी नहीं होगा, खगड़िया भी नहीं होगा, भागलपुर नहीं, कटिहार स्पर्श करता है। नेक्स्ट है कि बिहार के दक्षिण जिले में झारखंड, इससे भी टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट। पहला में कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट,
8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। तो झारखंड से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला में कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा। तो बांका आ गया, जमुई आ गया, नवादा आ गया, लेकिन मुंगेर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश। टोटल 8 होते हैं। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट इससे भी होते हैं। तो आइए आपको अगला सवाल की तरफ ले चलते हैं। बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से साझा करता है। तो यानी कि यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट है यह दोनों से, नेपाल से भी उत्तर प्रदेश। तो ये तो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो ये पश्चिमी चंपारण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों को सीमा स्पर्श करती है। वहीं हम लोग का रोहतास, ये जो रोहतास है ये इधर यूपी में और इधर झारखंड में लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है वैदिक काल। तो हम लोग फाइनली सीमावर्ती जिले वाला टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। अब करेंगे वैदिक काल। तो आइए वैदिक काल के दौरान क्या क्या आपको जानकारी देखने को मिलती है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो विदेह था, सीतामढ़ी मधुबनी क्षेत्र के प्रसिद्ध राजा कौन थे। तो वैदिक काल में ये सभी जगह फेमस थे। तो उस समय राजा जनक थे जो कि प्रसिद्ध राजा थे इस क्षेत्र के। चलिए इसका आंसर होगा राजा जनक। नेक्स्ट है प्राचीन विदेह क्षेत्र वर्तमान बिहार के किस प्रशासनिक मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका विदेह, तो शायद लिच्छवी। इसका राइट आंसर होगा तिरहुत। राइट आंसर तिरहुत। तो इसमें याद रखने वाला की पॉइंट है कि विदेह क्षेत्र जो प्राचीन समय में विदेह क्षेत्र था वर्तमान में बिहार के किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है। तिरहुत। किसके अंतर्गत। तिरहुत। तो संपूर्ण तिरहुत नाम का जो नाम बदल के तुगलका बाद रख दिए थे, यह किसने रखा था। इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताना कि संपूर्ण तिरहुत क्षेत्र के नाम जो बदल के तुगलकाबाद रख दिया गया था, किसने रखा था, कमेंट में अवश्य बताना। नेक्स्ट है किस वेद में सर्वप्रथम मगध क्षेत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। वहीं यजुर्वेद में, सॉरी मगध बोला है, हाँ मगध क्षेत्र बोला है, तो मगध क्षेत्र में हो जाएगा अथर्ववेद। मगध में अथर्ववेद और बिहार क्षेत्र बोलेगा बिहार का नाम, तो उसमें यजुर्वेद। ये दोनों बात आप लोग याद रखना। अगर बिहार बोलेगा तो यजुर्वेद, अगर मगध बोल देगा तो अथर्ववेद। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। यजुर्वेद बिहार, अब मगध बोला अथर्ववेद। आइए नेक्स्ट सवाल। ऋग्वेद में बिहार के लोगों को किस शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ निम्न जाति के लोग। किकट। किकट शब्द का आर्यों के द्वारा प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के दौरान उत्तर बिहार के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे। तो वहीं विदेह था। ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली यहाँ पे आपका वैदिक काल भी समाप्त हुआ। उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उसको मैंने करा दिया। अब हम लोग का अगला टॉपिक से ऑब्जेक्टिव देखेंगे महाजनपद काल, जिसमें अंगवर वजी के बारे में। आइए आपको बताते हैं पहला सवाल। लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो एक अंगटो निकाय इसका राइट आंसर होगा अंगटो निकाय। और एक भगवती सूत्र से भी मिलता है, और एक अंगटो निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगटो निकाय। चलिए अगला है महाजनपद, यानी 16 महाजनपद जैन ग्रंथ बोला है। तो जैन धर्म के अनुसार जो होगा भगवती सूत्र होगा। वहीं पे बौद्ध के अनुसार आपको ऊपर मैंने बताया अंगटो निकाय। तो इसका आंसर होगा भगवती सूत्र। नेक्स्ट है कुल महाजनपदों में से वर्तमान बिहार के क्षेत्र में कुल कितने महाजनपद हैं। तो इसका आंसर होगा 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राचीन अंग महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान बिहार के कौन कौन से जिले आते हैं। तो अंग महाजनपद मुंगेर और भागलपुर।
अंग महाजनपद मुंगेर। तो इसको कैसे याद रखिएगा, अंग के ऊपर में यहाँ पे बिंदु है और मुंगेर में भी यहाँ पे बिंदु है, तो अंग से मुंगेर, ठीक है, मुंगेर से भागलपुर, आप लोग जैसे भी हो याद कर लेना। नेक्स्ट है, अथर्ववेद के अनुसार अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, अंग से चंपा, यानी देखिए कैसे याद रखेंगे, अंग शरीर के अंग जैसे हो गया हाथ, हाथ से चंपा, चंपा एक पुष्प का नाम है, उसको तोड़ते हैं, तो यानी अंग से किसे तोड़ते हैं? चंपा को। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसंग ने अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को चेनपो बोला था। क्या बोला था? चनपो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अंग महाजनपद के आखिरी शासक किसे माना गया? तो अंग महाजनपद के जो आखिरी शासक है यह कर्ण थे। ऑप्शन नंबर बी। और यह रिपुंजय जो थे यह, चलिए इसको आगे बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वजी महाजनपद, वजी महाजनपद की जो है राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो अंग महाजनपद के बारे में हम लोग बढ़िया से जानकारी कर लिए, क्योंकि यही हम लोग के मगध क्षेत्र में पड़ता था। एक अंग, एक वजी और एक मगध, इस यही जो वर्तमान बिहार के अंतर्गत पड़ने वाले 3 महाजनपद थे, इसीलिए हम लोग इस तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अंग के बारे में पढ़ लिए और वजी के बारे में आइए आपको बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वजी महाजनपद, क्या बोला है? वजी महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? वजी की वैशाली। चलिए लास्ट नहीं, अभी और सवाल है। वजी महाजनपद में कुल कितने प्रांतों को एक प्रसिद्ध संघ था? तो वजी महाजनपद में टोटल 7 के आसपास, सॉरी टोटल 8 था, जी हाँ टोटल 8 था। इधर वजी महाजनपद में कुल कितने प्रांत मिले हुए थे? टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में आते थे। अगला एक विश्व का पहला गणतंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट लिच्छवी है। नेक्स्ट है मगध महाजनपद। आप पढ़ेंगे टॉपिक मगध महाजनपद, बृहद्रथ और हर्यक वंश, फिर इसके बाद हम लोग का टॉपिक समाप्त होगा। तो आइए आपको ऑब्जेक्टिव कराते हैं। सबसे पहले बृहद्रथ वंश से बोला ये प्राचीन मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर पुराण और महाभारत के अनुसार बोलेगा मगध के सबसे प्राचीनतम राजा बृहद्रथ वंश थे। कौन थे? बृहद्रथ वंश, इसका संस्थापक बृहद्रथ थे। लेकिन बोल देगा बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्राचीन शासक कौन थे या प्राचीन वंश कौन थे? मगध महाजनपद के। तब इस कंडीशन में हर्यक वंश को टिक मारेंगे। लेकिन पुराण महाभारत बोला है तो इसके लिए बौद्ध नहीं, इसके लिए बृहद्रथ। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश के वह प्रतापी शासक कौन सा था जिसका प्रसिद्ध अखाड़ा आज राजगीर में भी है? तो इसका आंसर होगा जरासंध। कौन होगा बृहद्रथ वंश में? जरासंध। रिम्पुजय इसके अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है कि बृहद्रथ राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो रिम्पुजय। कौन होगा? रिम्पुजय, जिसकी हत्या के बाद हर्यक वंश की नींव पड़ी। इनको हत्या करके हर्यक वंश शामिल हुआ, मतलब हर्यक वंश की सत्ता आ गई। यहाँ पे अगला है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक बौद्ध। देखिए बौद्ध ग्रंथ बोला है तो इसके लिए हर्यक हो जाएगा। अब यहाँ से हर्यक का स्टार्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 45 नंबर से वाले बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध साम्राज्य के प्रथम वास्तविक बौद्ध बोला है, तो बौद्ध के अनुसार क्या बताए थे? हर्यक। बौद्ध के अनुसार हर्यक। सारा लेक्चर में आप लोग ये सारा बात बता चुके हैं, लेक्चर वीडियो अवश्य देखना। हर्यक वंश। नेक्स्ट है हर्यक वंश के वह प्रथम वास्तविक राजा कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी और मगध के विस्तार किया? तो बिम्बिसार थे, जिन्होंने मगध के विस्तार किए। इन्होंने विस्तार के लिए 2 विधि अपनाई, पहला विवाह करके और दूसरा युद्ध करके। तो इसका आंसर होगा बिम्बिसार। नेक्स्ट है कि मगध नरेश बिम्बिसार दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध राजवैद्य का क्या नाम था? तो उनके दरबार में एक जीवक नाम के वैद्य रहते थे,
तो इसका आंसर होगा जीवक, जो अवंती के राजा का इलाज करने के लिए गए थे और यहाँ पे इलाज के फलस्वरूप इनको साम्राज्य मिल गया। यहाँ पे बताया गया कि बिंबिसार ने अपने राजवंश जीवक को किस राज्य के राजा प्रद्योत को इलाज के लिए भेजा था, तो अवंती होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नीति के अलावा किस प्रमुख, पहला तो युद्ध करते थे, युद्ध करके हड़प लेते थे, अगर शक्तिशाली वहाँ के राजा निकल जाते तो ये उनके यहाँ शादी रचा के साम्राज्य को अपने में अधीन कर लेते थे, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, वैवाहिक नीति। नेक्स्ट है 50 नंबर के बिंबिसार ने वैवाहिक नीति के तहत वजी संघ के किस राजकुमारी को विवाह का संबंध सुदृढ़ किया, मतलब वजी महाजनपद वजी संघ जो था इसको किसके विवाह करके मिलाए, तो चेलना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि मगध के किस शासक ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन नामक बांस का बगीचा दान स्वरूप दिया, तो महात्मा बुद्ध को इन्होंने बिंबिसार होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को इतिहास में कुणिक और पितृहीनता कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है अजात शत्रु। किसे बोला जाता है, अजात शत्रु, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु ने कितने वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अंततः वजी संघ को मगध साम्राज्य में मिला लिया, तो इसका आंसर होगा 16 वर्ष। कितना होगा, 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट है कि वजी संघ के विरोधी युद्ध में अजातशत्रु ने किन दो और भयानक हथियारों का, पहला में रथ मुसल और दूसरा एक महाशिला कंटक, रथ मुसल और महाशिला कंटक। नेक्स्ट है कि 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, बस इतना बात आपको याद रखना है, 483, तो अजातशत्रु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। 483 में पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक, सप्तकर्णी गुफा में राजगिरी में हुआ था। चलिए आएगा टॉपिक, एक बौद्ध धर्म है उसको विस्तार से किया जाएगा। गंगा और सोन नदी के पावन संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन। किस वंश के शासक थे, हर्यक वंश। नेक्स्ट है 57, पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की नई राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था, तो पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य का, तो इसका आंसर होगा वही उदयन, क्या हो जाएगा, उदयन, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ से हर्यक वंश खत्म हो गया, हर्यक वंश खत्म हो गया। एक और है सवाल हर्यक वंश से, देख लेते हैं कि हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे जिसकी हत्या करके शिशुनाग ने नए वंश, तो देखिए शिशुनाग कौन सा वंश स्टार्ट हो रहा है, शिशुनाग, तो वध किए थे नागदशा को, ऑप्शन नंबर बी। तो हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, नागदशा, और नाग से शिशुनाग स्टार्ट हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए आपको 59 नंबर सवाल की तरफ ले चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र उदयन किए थे हर्यक वंश में, लेकिन किस शासक ने अपना, तो पाटलिपुत्र से वैशाली किस शासक ने किया था, तो इसका आंसर होगा शिशुनाग। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट है 59 कि मगध के किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली हस्तांतरित किया था, तो पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली शिशुनाग ने किया था। आखिरी सवाल, मगध के वह प्रथम गैर क्षत्रिय शासक कौन था जिसने कलिंग को जीता और एकारट एवं सर्व छात्रांक की उपाधि धारण की, तो ये नंद वंश का सवाल है, जो कि नंद वंश अभी हम लोग नहीं अध्ययन किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखिए, पहला लेक्चर में हम लोग किस किस बात को अध्ययन किए, सबसे पहले बिहार का परिचय, फिर इसके बाद बिहार के परिचय के बाद हम लोग वैदिक काल, फिर मगध महाजनपद, फिर मगध महाजनपद पे राजवंश में कौन कौन, तो पहला पे बृहदरथ, दूसरा पे हर्यक और तीसरा पे हम लोग
नंद वंश के बारे में पहले लेक्चर ख़त्म करेंगे, यानी हर्यक वंश तक हम लोग लेक्चर 1 और 2 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस पे ऑब्जेक्टिव था प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों का। तो आप लोग लेक्चर 1 और 2 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके समझ सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से समझाए हैं। तो लेक्चर 3 का इंतज़ार कीजिए, जिसमें आपको बताया जाएगा नंद वंश और इससे आगे वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।